चंदनपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन गांव की एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव एक विशाल झील के बेहद करीब था और उस इलाके की मिट्टी में अत्यधिक क्षारीयता होने के कारण जमीन बंजर हो चुकी थी। इसी वजह से चंदनपुर के किसान रोज पास के समृद्ध गांव सोनपुर में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, माधव और केशव, सोनपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, सोनपुर के अहंकारी जमींदार ठाकुर भानु प्रताप टहलते हुए वहां आ पहुंचे। अरे ओ मजदूरों, हर रोज मेरे गांव में काम मांगने आ जाते हो। क्यों रे, अपने गांव की मिट्टी सोना उगलना बंद कर दी है क्या? वहीं खेती क्यों नहीं करते? माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया। ठाकुर साहब, हमारी जमीन झील के पास होने के कारण पूरी तरह ऊसर हो चुकी है। वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। इसी मजबूरी में हम आपके पास आते हैं, वरना अपनी मिट्टी छोड़ना किसे अच्छा लगता है। यहां आकर भी हमें बस 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है, मुनाफा तो दूर की बात है। तो भाई, खेती नहीं होती तो कोई और धंधा क्यों नहीं शुरू करते? जिंदगी भर मजदूरी ही करोगे? साहब, यहाँ पेट भरना मुश्किल है। धंधा शुरू करने के लिए पूंजी कहाँ से लाएं? केशव ने लंबी सांस ली। ठाकुर बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से कड़ी धूप में मेहनत करने लगे। उधर चंदनपुर में एक और युवक रहता था, दीपक, जिसे सब प्यार से दीपू कहते थे। वो भी कागजों में किसान था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न कोई साधन। उस दिन दीपू अपने मित्र सुमेर के साथ गांव की चौपाल पर बैठा शून्य में ताक रहा था। यार सुमेर, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की गुलामी करेंगे? हमारे गांव में ही कुछ काम होना चाहिए। सुमेर ने मायूसी से कहा। करें भी क्या भाई, न जेब में पैसे हैं न पास में जमीन। धंधा शुरू करना हमारे बस की बात नहीं। तभी सड़क पर एक ई रिक्शा हॉर्न बजाता हुआ निकला। उसमें से आवाज आ रही थी, ओ सोनपुर की मशहूर कचौड़ी, खस्ता और मसालेदार। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। दीपू के कान खड़े हुए। चल सुमेर, सोनपुर की कचौड़ियों का बहुत नाम सुना है, आज चक्कर देखते हैं। दोनों दौड़कर रिक्शा के पास पहुंचे और 2 प्लेट कचौड़ी ली। कचौड़ी खाते ही दीपू जैसे दंग रह गया। वाह, क्या स्वाद है, क्या चटनी है। दीपू ने अपनी बीमार माँ के लिए भी 1 प्लेट पैक करवाई और उत्साह में घर पहुंचा। माँ, ये देखो, सोनपुर की मशहूर कचौड़ी लाया हूँ, जल्दी खा लो। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू कह देता तो मैं घर पर ही इससे अच्छी कचौड़ियाँ बना देती। सच में माँ, आपको कचौड़ी बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे नाना जी की शहर में जलपान की दुकान थी। मैं बचपन में वहीं हाथ बटाती थी, सब सीखा हुआ है मेरा। माँ, क्यों ना हम अपना कचौड़ी का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? चूल्हा, बर्तन, ठेला और सामान, इन सब में बहुत पैसा लगेगा। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। इस बार हमें कोशिश करनी ही होगी। अगली सुबह दीपू गांव के रसूखदार लाला धनीराम के पास पहुंचा। लाला जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। पैसे तो मिल जाएंगे दीपू, पर बदले में क्या गिरवी रखोगे? दीपू के पास अपना कहने को सिर्फ उसका छोटा सा खपरेल का घर था। उसने भारी मन से कहा, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखता हूँ। ठीक है, पर याद रखना, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो घर मेरा हो जाएगा। पैसे लेकर दीपू सीधा बाजार गया। उसने ठेला, कढ़ाई, मसाले और मैदा खरीदा। घर पहुंचकर वो चिल्लाया, माँ देखो, मैं सारा सामान ले आया, अब कल से हम काम शुरू करेंगे। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दीपू अंदर भागा तो देखा माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। वो तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दीपू, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। बढ़ती उम्र और कमजोरी की वजह से उन्हें पूर्ण विश्राम की जरूरत है। इनसे कोई भी भारी काम मत करवाना, वरना जान का खतरा हो सकता है। अब कचौड़ी कौन बनाएगा? मैंने तो घर गिरवी रख दिया है। बेटा, ये काम अब मेरे बस का नहीं। तू
ये सामान वापस कर दे। दीपू टूट चुका था। वो सुमेर के पास गया। भाई अब क्या करूं? अगर कचौड़ियाँ नहीं बिकी तो लाला घर छीन लेगा। क्यों ना हम उसी सोनपुर वाले कचौड़ी वाले से काम सीख लें? वे उसके पास पहुंचे, लेकिन उस दुकानदार ने साफ मना कर दिया। मुफ्त में हुनर सिखाकर मैं अपना कंपटीशन क्यों खड़ा करूं? भागो यहाँ से। अगले दिन दीपू हताश होकर लाला को पैसे लौटाने जा रहा था। तभी उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी भीड़ देखी। वहाँ एक बुजुर्ग दादी टोकरी में कुछ बेच रही थी। दीपू पास गया तो देखा टोकरी में छोटी छोटी गोल मटोल कचौड़ियाँ थीं। दादी, ये क्या है? बेटा, ये मेरी जादुई कचौड़ियाँ हैं। आकार में छोटी पर स्वाद में बेजोड़। दीपू ने एक प्लेट ली। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे लगा जैसे उसे मंजिल मिल गई हो। दादी, ये तो अद्भुत है। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा सकती हैं? मुझे अपनी माँ और घर बचाना है। बेटा, मैं तो सिखा देती, पर मेरी बहू आरती घर का काम देखती है। मुझे उससे पूछना होगा। कल आना, तब बताऊंगी। ये सब सुनकर दीपू को जैसे रास्ता मिल गया हो। वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन दादी की बहू आरती ने आपत्ति जताई। अम्मा, अगर इसे सिखा दिया तो हमारे ग्राहक कम हो जाएंगे। लेकिन फिर उसने एक चतुर रास्ता निकाला। अम्मा, हम उसे सिखाएंगे नहीं, हम घर पर कचौड़ियाँ बनाएंगे और वो उन्हें अपने ठेले पर बेचेगा। इससे हमें भी मेहनत कम करनी पड़ेगी और कमाई भी होगी। दीपू को ये सौदा मंजूर था। उसने अपना ठेला सजाया और गांव के चौराहे पर खड़ा हो गया। आओ भाई आओ, दादी की मशहूर हाथ की कचौड़ियाँ खाओ। शुरू में लोग कम आए, तभी वही सोनपुर वाला ई रिक्शा वहाँ आ पहुँचा। वो दीपू के बगल में ही चिल्लाने लगा, सोनपुर की असली कचौड़ी यहाँ है, बाकी सब नकली। दीपू घबराया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से आवाज लगाई, सिर्फ 10 रुपए में 3 कचौड़ियाँ, शुद्ध तेल और घर का स्वाद। धीरे धीरे लोगों ने दीपू की कचौड़ियाँ चखना शुरू किया। स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार खाया वो दोबारा आया। शाम होते होते दीपू का सारा माल बिक गया। उसने खुशी खुशी दादी और आरती का हिस्सा दिया। महीने बीतते गए। दीपू अब चंदनपुर का सबसे प्रसिद्ध दुकानदार बन गया था। दूर दूर से लोग उसकी कचौड़ियाँ खाने आने लगे। एक दिन वो लाला धनीराम के पास पहुंचा और कर्ज की आखिरी किस्त चुका दी। लाला जी, ये लीजिए पैसे, मेरा घर अब आजाद है। शाबाश दीपू, तुमने साबित कर दिया कि नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दीपू की सफलता देख चंदनपुर के अन्य युवाओं में भी जोश भर गया। किसी ने खिलौनों का काम शुरू किया तो किसी ने डेयरी खोली। अब चंदनपुर के लोगों को सोनपुर जाकर झिड़कियां नहीं सुननी पड़ती थीं। बेटा, तूने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, इस पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। अगर इरादे नेक हो और बड़ों का आशीर्वाद साथ हो तो बंजर जमीन पर भी खुशहाली के फूल खिल सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हार मानने के बजाय यदि हम नए रास्ते तलाशें तो सफलता निश्चित है।